अगर मान लो प्रशांत पटेल अभी सुगबुगाहट ये भी है कि बहन जी को भी टटोला जा रहा है कि बहन जी आपको हमारी कसम आप भी आशीर्वाद दो गठबंधन को, और बहन जी ने अगर आशीर्वाद देने का मन कर लिया तो आधा आधा तो पहले उधर चला गया, 40 तो उनकी हो गई, 40 में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल, सब, तब तो और घल्लू घारा हो जाएगा। अरे बहन जी परेशान बड़ी पार्टी में गठबंधन होना बड़ी कठिनाई है। देखिए कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है तकनीकी तौर पर, और समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है ही विपक्षी पार्टी में, और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो कैसे सीटों का डिवीजन होगा? कहने के लिए सब चीजें ठीक है, सभी लोग समझ भी रहे हैं कि क्या है बाकी। देखिए कहने के लिए टीवी चैनल सोशल मीडिया पर कहते कि हम लोग एकजुट हैं, तो एकजुटता कितनी हो सब दिख रही है। बागेश्वर के चुनाव में ये नहीं लोग एकजुट हो पाए, वहां भी तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया ना, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया, तो कहाँ पे इनकी एकजुटता आपस में? ये पहले तो अभी वर्तमान में एकजुटता दिखा देता, हम भविष्य माने कि हाँ भविष्य में एकजुट रह पाएंगे, तो जनता भी ये प्रश्न ठीक है। दीपक रंजन एक बात बताइए, कॉमन आदमी की दृष्टि से सोचिए, छोड़िए आप पार्टी से हैं, जब दिसंबर में एक दूसरे का राजनीतिक तौर पर चीर हरण होगा मंच से और मंच के नीचे, और धय तेरे की होगी, जूते चल रहे होंगे दबादब 3 राज्यों में, क्या उसके बाद अचानक से रिजल्ट आने के बाद आप लोग होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कर लेंगे और जनता भरोसा कर लेगी क्या? भाई नवंबर में आप कह रहे होगे ना कि भूपेश बघेल की सरकार चोर है, नहीं? मध्य प्रदेश में आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, अभी चुनाव दूर है लेकिन आपने घोषित कर दिया, भाई कांग्रेस ने नहीं किए लेकिन आपने ठोक दिया, बोले भाई लगा दो, है बत्ती लगाओ। वहां जाके आप ये तो कहोगे नहीं कि कमलनाथ को लाओ, इसलिए तो आप चुनाव लड़ नहीं रहे, आप ये कहोगे ये दोनों भ्रष्ट हैं, हमको लाओ। दिसंबर में जिन्हें भ्रष्ट बताओगे जनवरी में कहोगे साधु हैं, दीपक जी नहीं? यूपी में ये मामला ठीक है, उत्तराखंड में कांग्रेस और सपा आमने सामने। ये सवाल आपने, चलिए कब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी वर्तमान का जीता जागता उदाहरण हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या आपने सवाल पूछने का काम किया था कि 4 दिन पहले तुम्हारे लिए अजीत पवार सबसे बड़े भ्रष्ट थे, 4 दिन बाद तुमने उनको डिप्टी सीएम कैसे बना दिया? 4 दिन पहले तुम्हारे लिए छगन भुजबल सबसे भ्रष्ट थे, आज तुमने उनको अपने महामंत्री कैसे बना दिया? तो ये सब सिद्धरमैया के, बाकी जो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए आपने सिद्धरमैया का भी ठीक पूछ रहे, मैं समझ गया कांग्रेस के लिए क्या समस्या है। नहीं, जैसे आप हमको अधीर रंजन बता दे रहे थे उसी तरीके से हो जाता है। और प्रशांत भाई हमको लग रहा है कि विपक्ष को किसकी कितनी सीटें मिलेंगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इन्हीं सभी लोग इसी में उलझे रहे, और हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, और 31 तारीख को बहुत सी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट बैठक में सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा फिर उस पर डिबेट होगी, डिबेट होगी, रोज होगी। ठीक है अधीर भैया रुको, दीपक बाबू ऐसा रोज होगी बस के त्रिपाठी जी, अधीर भैया ठीक है त्रिपाठी जी, दीपक ने कहा कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, इतना आगे तो नहीं चले गए कि जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए क्या? मतलब आगे भी थोड़ा लिमिट में ये दरअसल जो हम लोगों के साथ चलने को आगे निकलने की बात कही गई, और हम लोग साथ चल रहे हैं और बराबर साथ चलेंगे। और राजनीति में बहुत सारी चीजें समय के साथ तय होती हैं, यहाँ भी बहुत सारी चीजें समय के साथ तय होंगी, और निश्चित तौर पर आप यह मान के चलिए कि हम लोग जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, सबके हित एक हैं, और एक ही नियम है कि अगर जो समान हित हैं तो हम एक साथ हैं, अगर जो विपरीत हो तो हित होंगे तब। अगर जो भाजपा हमारे साथ आना चाहे तो कभी नहीं आ पाएगी, हम कभी नहीं चाहते कि वो आए। ऐसी पार्टी जो लगातार झूठ बोलती हो, छद्म करती हो, जो लगातार जनता के अहित के काम करती हो, ऐसे लोगों के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और वो काम कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी लगातार स्वागत तो है भैया। एक पार्टी जी एक छोटे छोटे हमारी शंका निवारण करते चलो आप लोग, तो फिर अच्छा रहेगा। अभी जब इन्होंने आपको टॉर्चर किया आम आदमी वालों ने, तो कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप से कहा कि गवर्नर एलजी के साथ सुन तो लो भाई, आप बाद में बोलना तो खंडन करना, अभी तो सुन लो। मेरा दिमाग से सवाल भी निकल जाता है यार। आपने अपने उनसे कहा लोकल लीडर से कि जाओ
और 10-20 पन्ने टाइप करा के अरविंद केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ खोद दे के आओ और एएनआई पे बाइट दो कि भ्रष्ट है सरकार। क्या उसके बाद आप कह रहे हो कि अमिताभ जी फूट डालने की कोशिश मत करिए, हम लोग एक ही खून है, एक ही भाई हैं, जान दे देंगे एक दूसरे की, और हो रहा है कि जान ले रहे हैं। एलजी के यहां कांग्रेस ऑफिशियली ये चिट्ठी दे के आई कि केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट है। जी अमिताभ जी, अब बोलूं? जी मेरी आपत्ति उस शब्द पे थी कि आपने कहा आम आदमी पार्टी ने टॉर्चर किया। दरअसल टॉर्चर करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, अन्य किसी दल की ऐसी कोई नियत नहीं है, इसलिए मैं उस पर रोक रहा था। बाकी तो आप प्रश्न कभी न भूले और आपकी मेधा यूं ही प्रखर रहे आजीवन, हम लोगों को उसका लाभ मिले। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देखिए, जो कुछ मुद्दे हैं राजनीति में, हम लोग ऐसा नहीं कि साथ आ गए हैं तो कोई भी गलत करे तो हम उस पर बोलेंगे नहीं। हम साथ रहते हुए भी एक दूसरे की निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम ठीक गठबंधन में होते हुए भी एक दूसरे की कमियों, एक दूसरे की चीजों पर एक दूसरे को बोलेंगे भी और साथ मिलकर राजनीति करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी राजनीति और सत्ता है, इसको उखाड़ के फेंकना है। तो उसके लिए सभी दल मिलकर एक साथ आकर काम कर रहे हैं और जहां चार बर्तन होंगे वहीं खटकेंगे। ये बड़ा पुराना मुहावरा। ठीक ठीक त्रिपाठी जी, ठीक भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना परिवार नहीं होता है तो बिल्कुल परिवार बिल्कुल। रुक जाओ दादा, रुक जाओ। यही बात 77 में नेता लोग अपनी जान बचाने के लिए कहते थे कि भाई देखिए जहां चार बर्तन खटकेंगे। हम कहते हैं चार बर्तन नहीं खटक रहे, ये जूतों में दाल बट रही है। वो कहते हैं नहीं बर्तन खटक रहे, और अंत में क्या साबित हुआ? जूतों में दाल बटी। क्या नहीं बटी? क्या कटोरी में तो बटी नहीं थी। जितनी गंदगी हो सकती थी सब हो गई थी। वो भी देश बचा रहे थे और कुछ बचा रहे थे, वो भी सब कर रहे थे। हमें क्या चाहिए? 2 जोड़ी धोती, मोटी और कुर्ता, और गला एक दूसरे काट रहे थे। जगजीवन राम, मुरारजी, वाजपेयी, चरण सिंह, है धय तेरी की, धय तेरी की। नहीं प्रभु, ठीक है, अच्छी बात है। दीपक रंजन जी, मसला वही है कि फिर सुनने में आ रहा है कि सपा को छोड़कर, बात को समझिए, गंभीर बात कह रहा हूं, सपा को छोड़कर, अब चलिए खोल लेते हैं। मेरी जानकारी है कि कांग्रेस के एंड पर मायावती जी को नॉक किया गया। बताइए क्या? और मायावती को नॉक करने का मतलब 80 में 40 तो इधर हो गई, बिना बैठक किए। क्या? और जितनी ज्यादा बैठक करोगे उतनी में वो उनकी तरफ वो ज्यादा सीटें खींचती जाएंगी। क्या 40 तो इनिशियल हो गया, ओपनिंग अकाउंट की 40 में तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। क्या अभी आपका और उनका जब हुआ था संबंध विच्छेद, क्या तो कैसी स्थिति बनी थी देखा ही था। और उत्तर प्रदेश का कोई भी अलायंस हो, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है मित्र, उसमें अगर मायावती हैं तो मायावती ही लीड करती हैं। क्या इससे तो कोई ना इनकार कर सकता। वो कांग्रेस के साथ गई नरसिंह राव के समय में, तब भी उन्होंने लीड किया, तब जितेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी उनके पीछे चले। बीजेपी में गई तो कल्याण सिंह सहमत नहीं थे, लेकिन बाकी पार्टी उनके पीछे चली, वही नेता रही। अखिलेश यादव के साथ 19 में अलायंस किया, अखिलेश यादव पीछे, वो आगे नहीं। मैं बताऊं, उनसे छोटी कुर्सी लगेगी फिर सबकी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। जी मैं बताता हूँ अमिताभ भाई, आपने नॉक करने की बात कही तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विगत कई महीनों से उनको नॉक कर रही है। नॉक करना दूध, उनके वहां एकदम बिल्कुल माथा टेके हुए। तो क्या आपने प्रशांत पटेल से आपने क्वेश्चन जानने की कोशिश की कि 40 में तो वो रहेंगी, बाकी 40 में तो अपने लोगों को कहां लेकर के जाओगे? जी, क्योंकि रात और नॉकिंग है ना, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत दिनों से नॉकिंग कर रही है इनके दरवाजे पे, गायत्री जी के दरवाजे पे, बहन जी के दरवाजे पे। तो ये सवाल आपको प्रशांत पटेल से पूछना चाहिए कि क्या 40 में उनको नहीं, आपने कहा ना कि देखिए ये सही है कि हमने भी बड़ा दिल दिखाते हुए 2019 में मैंने उनको 38 सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने, और खुद 37 सीटों पर लड़ी थी। तो आपने कहा ना कि 40 में बहन जी कभी समझौता नहीं करेंगे, उनकी कुर्सी बड़ी रहेगी, और उसके बाद बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी उनसे छोटी लगती है क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास रहा उनको से। लेकिन आपने, जैसे आपके सूत्र ने, आपने कहा ना आपकी जानकारी में, इसी तरीके से मेरी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल माथा टेके हुए वहां, नॉक करना तो दूर, ठीक है दीपक माथा जी, टेके ठीक। हुए। अब मैं एक उत्तर दे दूं इसका, हाँ ठीक, अब रुक जाओ, मैं उत्तर दे दूं, जी, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए विषय। ये बात आप नहीं बोल सकते
इसलिए नहीं बोल सकते, आपने, प्रवक्ता ने नहीं, पार्टी ने अधिकृत तौर पर लिखित में कहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के अधीन काम करती हैं और 2014 से आज तक समाजवादी पार्टी को हराने की सुपारी ली है उन्होंने भाजपा से। तो भाजपा के अधीन है, बात सुनो भाई, जब भाजपा के अधीन है मायावती तो भाजपा उनकी यहाँ मत्था क्यों टेकेगी? गलत बात है, मतलब अपनी बात को भरोसा नहीं टिकते हो। तीन बार मायावती जी ने ना आपको अभी दीपक रंजन अब समझदारी से काम करो, या तो ये मत बोलो मायावती बी टीम है, और अगर ये बोल रहे हो मायावती बी टीम है तो भाजपा उनके मत्था क्यों टेकेगी भैया? ये मसला है। इसलिए और एक बात, ऊंची कुर्सी की आई तो एक मैं चित्र दिखाई देता हूं, वो भी वंस फॉर ऑल है, मतलब यूपी की सियासत में ऐसा चित्र शायद ही कभी आया हो, गेस्ट हाउस कांड के बाद से। मैनपुरी में नेताजी के चुनाव में, तकी साहब आप भी सुनो, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा, यूपी में मालूम है मुझे, आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो अंदर अंदर, तो आपके लिए भी मैनपुरी में मायावती जी गई। त्रिपाठी जी आप भी सुन लो, क्या अजीत सिंह जैसों को चढ़ना मुश्किल हो गया मंच पर? लिखते भी जाओ, नोट भी कर लो चाहो तो। क्या जयंत नहीं, अजीत सिंह जैसों को, क्या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, सब जितने लोग थे सबकी कुर्सी छोटी थी मायावती से। क्या त्रिपाठी जी बोलो, सियावत रामचंद्र की जय। हमने देखा मित्र, इसलिए बोल पाते हैं, हमको क्या बताओगे ज्ञान गणित? अपनी कुर्सी में ऊंची लगा लूंगा। अरे कोई मेरे कार्यक्रम में आए, नेताजी के लिए सभा करने कोई आया है, ठीक, तो मैं ठीक है, ठीक है। और अच्छा चलो इसका भी खंडन कर दूं ताकि दीपक रंजन के लिए आगे के लिए अच्छा रहे, इसका भी खंडन कर दूं। रुक जाता कि साहब, बसपा के उम्मीदवार के 11 सीटों पर ज्वाइंट कैंपेन हुआ था मायावती और अखिलेश जी का। दीपक रंजन जी चेक कर लीजिएगा कि गूगल से, गलत नहीं निकलती मेरी बात। बसपा के उम्मीदवार के यहां भी जब मायावती गई कैंपेन करने तो भी उनकी कुर्सी बड़ी रही, अखिलेश यादव की छोटी। इसलिए ये मत बताओ हमको कि ना ना ना, हम कोई बात बोलते हैं तो ठोक बजाक बोलते हैं मित्र, ठीक। और ठीक है, और अभी हमने ये तो बताया ही नहीं, लखनऊ में रहने वालों को पता होगा कि टाइम तय था, टाइम तय था सीताफल की कद्दू की आइसक्रीम, मैं तो सुना नहीं साली, पहली बार मैंने सुना कि कद्दू की भी आइसक्रीम होती है। कद्दू की आइसक्रीम हाथ में, क्या, और 15 मिनट गेट नहीं खुला। क्या ये तो मैंने भी बताया नहीं, 15 मिनट गेट नहीं खुला, सैकड़ों कैमरा इकट्ठे हो गए, जलालत हो गई, मलालत हो गई, तब जाके गेट खुला। क्या गलत कहो तो भैया टोक देना, कहना कि नहीं गलत जानकारी है। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। तकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप फरमाओ। मैं कहना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सुश्री मायावती का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है तो बीजेपी के खेमे में हो रहा है, बीजेपी पार्टी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी कहाँ है? बिल्कुल गायब है, और वो बुरी तरह से चुनाव हारने वाली। पिछली बार सपा के साथ थोड़ी बहुत सीटें आ गई, इस बार उनका पूरा सूबा कहीं पर है तो बीजेपी में 10। सुनिए दूसरी बात ये कि अगर बीजेपी इतनी चिंतित है सुश्री मायावती जी के लिए तो उनके साथ लाइन करो, सीटें नहीं भी उनको। सबसे ज्यादा चिंता मुझे लग रही है बीजेपी खेमे में महिला मायावती जी को लेके। तो अगर बीजेपी इतनी हितैषी है और ये कहते बीजेपी कहती है 80 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में, तो मायावती जी को भी 0 सीटें नहीं होती है। तो मुझे ये नहीं कहा कि नहीं 75 हम जीतेंगे, 5 मायावती जीतेंगी, वो मेरे 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे।